एपिसोड 6 के शुरुआत में हमें सेंगवुक का पास्ट दिखाया जाता है कि आखिर वो एक ऐसा इंसान बना तो बना क्यों। यहाँ पर हमें सेंगवुक के बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसका आधा फेस जला हुआ था। वो एक लड़के से पूछता है तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया। वो लड़का बोलता है मैंने तो बस एक मजाक किया था, मुझे नहीं पता था कि इतना सीरियस हो जाएगा। इस लड़के को जरा भी गिल्ट नहीं हो रही थी कि उसकी इस हरकत की वजह से सेंगवुक की पूरी फैमिली जल के खत्म हो गई। वो लड़का कहता है मुझे इसकी सजा पहले ही मिल चुकी है और मैं अपनी सजा काट के बाहर आ गया हूँ और वो सजा मेरे लिए काफी है। अच्छा होता कि उस दिन बारिश हो जाती तो तुम्हारी पूरी फैमिली बच जाती। सेंगवुक को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि ये कौन डिसाइड करेगा कि तुम्हें जो सजा मिली वो तुम्हारे लिए काफी थी, और इतना बोलकर वो उस लड़के को जान से मार देता है। यही वो मोमेंट था जब सेंगवुक एक क्रिमिनल बन चुका था और इसके लिए उसे जेल भी हो गई थी। यहाँ से कहानी आ जाती है आगे, जहाँ पर सेंगवुक जेल से बाहर निकलने के बाद छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा करता था। यहाँ पे सबको पता था कि सेंगवुक ने किसी का मर्डर किया है। तभी उसके पास एक आदमी आता है। उस आदमी की बेटी गुम हो गई थी और वो बहुत दिनों से मिल नहीं रही थी। वो ये भी जानता था कि उसकी बेटी को किसने किडनैप किया है। उस आदमी के पास जितने भी पैसे थे वो सारे पैसे वो सेंगवुक को दे देता है और कहता है कैसे भी करके मेरी बेटी को बचा लो। उस आदमी को पकड़ने के लिए मैंने उसकी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में भी की, लेकिन कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। पहले तो सेंगवुक मना कर देता है, लेकिन वो जैसे उस बच्चे की फोटो देखता है तो वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ से सीन आ जाता है प्रेजेंट में, और यही रीजन था कि सेंगवुक यूंजे को इतनी बुरी तरीके से मार रहा था। यूंजे ने उस आदमी की बेटी को किडनैप किया था और अपनी बेटी की जान बचाने के लिए वो सेंगवुक के पास आया था। जान तो वो बचा नहीं पाता, इसी वजह से उसके अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ था। ये सारा कुछ वो सपने में देख रहा था और जो उसके सामने बैठा था वो उसी का गला दबाने लगता है। प्रेजेंट में उसके सामने यूरी बैठी हुई थी और उसी का गला वो दबा रहा था, जो उसे फर्स्ट एड दे रही थी। यूरी कहती है अगर तुम ऐसा ही बिहेव करते रहोगे तो तुम्हारे लाइफ में कोई भी नहीं आएगा। सेंगवुक ने यूरी का गला इतने जोर से दबाया था कि उसे पंप यूज करना पड़ गया। अगले सीन में हम गिल को देखते हैं। उनको बाइक चलाने का बहुत शौक था और वो हर वक्त अपनी बाइक को देखते रहते थे। बाहर बैठे सारे लोग सेंगवुक के बारे में ही बात कर रहे थे। वो बोलते हैं कि सेंगवुक बाहर जाकर अंदर भी आ गया, उसके अंदर तो किसी भी बात का डर ही नहीं है। इतने में वहाँ पर सेंगवुक आ जाता है। जिस लेडी की बेटी की बॉडी को सेंगवुक ने अंदर लाया था वो सेंगवुक के सामने आकर उसको थैंक यू बोलती है और अपना चेन निकाल कर दे देती है। कहती है फिलहाल के लिए मेरे पास बस इतना ही है। लेकिन सेंगवुक उस चेन को नहीं लेता है, बल्कि वो उसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर लोगों को दफनाया जा रहा था। वो वहाँ पर एक गड्ढा खोदता है और उस छोटी बच्चे का जितना भी सामान था वो सारा कुछ उस गड्ढे में दबा देता है, और साथ ही में उस बच्चे के बाप ने उसे जितने भी पैसे दिए थे वो सारा कुछ जला देता है। वो मन में सोचता है कि वो उस बच्ची को बचा तो नहीं पाया, लेकिन उसने उस क्रिमिनल की जान ले ली। तभी वहाँ पर जेयोन आता है। सेंगवुक उससे पूछता है तुमने मुझे क्यों बचाया। जेयोन कहता है मैंने तुम्हारा मैसेज देख लिया था। एक्चुअली में सेंगवुक के फोन में वही सारे मैसेजेस आ रहे थे उस बच्ची को बचाने के लिए, और वो सारा कुछ जेयोन ने देख लिया था, जिससे वो समझ गया था कि सेंगवुक ये सारा कुछ उस छोटी बच्ची के लिए कर रहा है। दूसरी तरफ सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे थे कि जब उनके सामने कोई भी मॉन्स्टर आएगा तो उन्हें कैसे बिहेव करना है। जिसू यहाँ पर इन्फेक्टेड होने की एक्टिंग करती है। जैसे ही वो सामने आती है तो सारे लोग एक्टिव हो जाते हैं और अपने पूरे टास्क को बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट करते हैं। अगले सीन में हम इक्यूंग को देखते हैं जो बेसमेंट की तरफ जा रही थी। तभी हमें उसके फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। वो अपने फियांसे से बात करने के लिए आई थी। उस टाइम पर उसका फियांसे कुछ पढ़ रहा था, लेकिन जैसे इक्यूंग वहाँ पर आती है तो वो उस टैब को ड्रॉवर में रख देता है। इसका मतलब ये था कि इक्यूंग के फियांसे को ये सारी चीजें पहले से ही पता थी। अब जब इक्यूंग को ये सारा कुछ पता चल गया था तो वो अपने फियांसे के लैब में जाना चाहती थी ताकि वो पूरी बात का पता लगा सके। अब इस चीज के लिए योनह्योक भी उसे नहीं रोकता है। वो कहता है अगर तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ, लेकिन उस बूढ़े आदमी की वाइफ बहुत टेंशन में थी। वो कहती है अगर ये यहाँ से बाहर चली गई तो शायद ये जिंदा नहीं बच पाएगी। दूसरी तरफ हम जीसू को देखते हैं। तभी उसके पास यूनियो आती है। वो कहती है तुम बहुत अच्छा ड्रामा करती हो, इतना ड्रामा करके तुम जाओगी कहाँ। जीसू कहती है सबसे पहले मॉन्स्टर तुम ही बनोगी और उस टाइम पर मैं तुम्हें मारूंगी अपने इस बैट से। इस तरफ इक्यूंग गिल की बाइक लेकर अपने फियांसे की पूरी बात पता लगाने के लिए निकल जाती है। अगले सीन में हम जेयोन और सेंगवुक को देखते हैं। जेयोन उसे बताता है पहले वो बहुत ड्रिंक करता था, लेकिन अब उसने काफी हद तक कम कर दिया है। वो भगवान में मानने लग गया है। वो चाहता था कि सेंगवुक भी अब अच्छा इंसान बने। वो उसे भी यही सब करने के लिए बोलता है। जेयोन उसे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। वो उसे इस डिपार्टमेंट का हेड बना देता है, जिसके लिए सेंगवुक भी मान गया था। सारे लोगों ने मिलकर 3 रूल्स बनाए थे। पहला रूल ये था कि सबको झुंड में रहना है, कोई कहीं भी अकेला नहीं जाएगा। सेकेंड रूल ये था कि दिन में सबको बस एक ही बार खाना मिलेगा, और तीसरा रूल ये था कि सबका रात में टेम्परेचर चेक होगा। अगर किसी का भी टेम्परेचर अलग रहेगा तो उसे क्वारंटीन कर दिया जाएगा। फिर हम यूनसू को देखते हैं जो अपना काम करके ऊपर से लौट रहा था, यानी कि वो सारे लोगों का सामान लेके नीचे आ रहा था। वो सारा सामान रखकर वहाँ से निकल जाता है। वो चुपचाप क्वारंटीन रूम में जाने लग जाता है। दूसिक जानता था कि यूनसू एक बहुत अच्छा लड़का है, इसीलिए वो जाकर योनह्योक को समझाता है
तुम यूनसू के साथ ऐसा नहीं कर सकते, वो एक बहुत अच्छा लड़का है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो बेचारा सबके लिए काम करता है, आखिर तुम कब तक उसके साथ ऐसा करोगे। लेकिन योनह्यक उसकी बात नहीं सुनता। वो कहता है कि यूनसू इन्फेक्टेड है, हम उसे अपने साथ नहीं रख सकते, ये बहुत बड़ा रिस्क होगा। थोड़ी ही देर के बाद दोबारा से सारे लोग यूनसू के पास एक चिट लेकर आते हैं कि उसे कौन सा सामान किसके घर से लेकर आना है। यूनसू बेचारा कुछ भी नहीं बोलता, वो उस चिट को लेकर ऊपर जाने लग जाता है। लेकिन इस बार वो बहुत ही स्मार्ट तरीके से ऊपर जाता है, क्योंकि वो जब भी ऊपर जा रहा था तब मॉन्स्टर उस पर अटैक कर दे रहे थे। इस बार उसने एक ट्रैप बना दिया था, अगर कोई भी मॉन्स्टर आएगा तो उसे पहले ही पता लग जाएगा। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। वो ऊपर जाकर लोगों का सामान ले ही रहा होता है, तभी एक बलून फूट जाता है। और इस बार जो मॉन्स्टर वहाँ पर आया था वो बहुत ही खतरनाक था। वो काफी तेजी से भागता था। काफी देरी हो गई थी, यूनसू बहुत देर तक नीचे आता ही नहीं है, इसलिए बहुत सारे लोगों को टेंशन हो जाती है। उनको तो लग रहा था कि कहीं उससे कुछ हो तो नहीं गया। वो सारे लोग बैठकर बातें कर रहे थे कि यूनसू नीचे आएगा भी या नहीं, क्या हमें उसे जाकर देखना चाहिए। ये सारी बातें सैंगवुक भी सुन रहा था। और उसी टाइम पर एक लड़की जोर जोर से विसल बजाने लग जाती है। आवाज सुनकर सारे लोग बाहर आते हैं। पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी एक मॉन्स्टर बन चुका था। उसके हद से ज्यादा लंबे बाल थे। उस बूढ़े आदमी के बहुत ही कम बाल थे। और ये डिजीज एक डिजायर डिजीज है, यानी कि उनका डिजायर था कि उन्हें लंबे बाल चाहिए, इसीलिए उन्हें बहुत ही लंबे लंबे बाल आ गए थे। इतना बाल कि उन बालों में वो ढक चुके थे। उस बूढ़े आदमी की वाइफ आकर बोलती है कि इसकी जान तो मैं लूंगी। वो अपने हस्बैंड से पूछती है आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, आपको क्या चाहिए। वो बूढ़ा आदमी कहता है तो मुझे जान से मार दो। और वो अपनी वाइफ से माफी भी मांगते हैं, आज तक मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। ये उस बूढ़े आदमी की सबसे अच्छी बात थी। आज तक उसने अपने वाइफ की कभी भी इज्जत नहीं की, हमेशा उसे मारा पीटा और बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट किया। अगर वो ये सारी चीजें पहले ही बोल देता तो उसकी वाइफ इतना घुट घुट कर नहीं जीती। तब तक यूनसू भी वहाँ पर आ गया था। वो उस बूढ़े आदमी को अपने सामने देखता है जो इतने टाइम से यूनसू के साथ में ही रह रहा था। यूनसू कहीं ना कहीं यही सोच रहा था कि अगर वो मॉन्स्टर बन गया तो उसके साथ भी यही होगा, सब लोग उसको मिलके मार देंगे। ये सब देखकर यूनसू डर गया था। वो चुपचाप वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है। अपने हस्बैंड की जान लेने के बाद ये बेचारी बहुत ही डिप्रेशन में थी। वो मन में सोचती है काश ये सब कुछ पहले ही ठीक कर देता तो आज ये सब नहीं होता। अगले सीन में हम इक्यूंग को देखते हैं जो अपने फियांसे के लैब तक पहुंच गई थी। यहाँ से हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। जिस लैब में इक्यूंग का फियांसे काम करता था, एक दिन अचानक से वहाँ पर आग लग जाती है और वो मर जाता है। यहाँ तक कि इक्यूंग को उसका बॉडी भी देखने नहीं मिलता। यहाँ से सीन आ जाता है प्रेजेंट में, जहाँ पर इक्यूंग बाइक लेकर अंदर तक घुस गई थी। वो अपने फियांसे के लैब में जाकर उसका सारा सामान चेक करती है। तभी उसे वहाँ पर एक टैब मिलता है। बहुत सारा पासवर्ड लगाने के बाद भी वो टैब नहीं खुल रहा था। तभी वो अपने मैरिज डे का पासवर्ड डालती है तो वो टैब खुल जाता है। टैब खुलते उसे एक आर्टिकल मिलता है। ये वही आर्टिकल था जिस बारे में योनह्यक बता रहा था कि क्योंकि फियांसे को सारा कुछ पहले से ही पता था कि ये कोई डिजीज नहीं है बल्कि ये बहुत ही बड़ा सा श्राप है जिसे कोई चाह कर भी ठीक नहीं कर सकता। अगर 20 दिन के अंदर अंदर किसी ने इसको झेल लिया तो वो एक स्पेशल इन्फेक्टेड मॉन्स्टर बन जाएगा। पता चलता है कि उसको भी ये इन्फेक्शन हो गया था। 15 दिनों से उसके नाक से खून निकल रहा था। अगर उसने आगे के 5 दिन सर्वाइव कर लिए तो वो एंटीडोट भी बना सकता है, लेकिन आगे के 5 दिन में क्या हो जाएगा इसके बारे में कुछ नहीं पता। ये सारा कुछ इक्यूंग पड़ी रही होती है। इतने में वहाँ पर आर्मी के मेंबर्स आ जाते हैं, यानी कि वो इस लैब पर नजर रखे हुए थे कि कब इक्यूंग यहाँ पर आएगी और वो लोग इसे पकड़ लेंगे। अगले सीन में हम जीसू को देखते हैं। वो योनह्यक के पास आकर कहती है तुम्हें पता भी है हमारे साथ क्या हो रहा है, हम लोग कितने दिन तक सर्वाइव करेंगे, क्या हमारे पास पानी और खाना है, लाइट्स जा चुकी है, हम लोग सर्वाइव कैसे करेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम यूनसू को देखते हैं जो अपने कमरे के अंदर बेहोश था। तभी उसकी डबल पर्सनैलिटी उसके सामने आ जाती है। वो यूनसू को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है तुम्हारे साथ भी यही होगा, सब लोग मिलकर तुम्हें मार देंगे। लेकिन यूनसू उस डेविल फेस के ऊपर अपना कंट्रोल बना के रखता है। वो डेविल फेस पूछता है तुम्हें क्या चाहिए। यूनसू कहता है तुम मुझे मेरी लाइफ में नहीं चाहिए और तभी वो उसे मार देता है। जब यूनसू की आंखें खुलती है तो यूनियो वहीं पर बैठी हुई थी। वो यूनसू से कहती है सब लोग तुम्हें यूज कर रहे हैं, तुम बार बार ऊपर जाते क्यों हो और तुम्हें इतनी चोट कैसे लग रही है। वो कहती है तुम्हें ये सब झेलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तकलीफ हो रही है तो मुझे भी तकलीफ हो रही है। देखकर ऐसा लग रहा था कि वो यूनसू को पसंद करने लग गई थी। वो यूनसू से कहती है तुम बार बार ऊपर मत जाओ, अगर किसी को कोई भी सामान चाहिए तो वो खुद जाकर लेकर आएंगे। अब वो बाहर आकर अपने भाई से झगड़ा करने लगती है। वो कहती है तुम बार बार यूनसू को ऊपर क्यों भेजते हो, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो खुद जाकर लेकर आओ। जीसू यूनियो से कहती है तुम कुछ बोली क्यों रही हो, तुम दिन भर में क्या करती हो, तुमने किसी के लिए भी कुछ किया है क्या। यूनियो गुस्से में योनह्यक से कहती है कि तुम तो मेरे सगे भाई भी नहीं हो। अब ये सुनकर योनह्यक को बहुत गुस्सा आ गया था। वो यूनियो को एक थप्पड़ लगा देता है। अब वो लोग दोबारा से यूनसू के पास जाते हैं और उसे एक नया काम देते हैं। वो कहते हैं तुम्हें बेसमेंट के अंदर जाना होगा और वहाँ जाकर कैमरास को सेट करना होगा। यूनसू मना करने की भी कोशिश करता है लेकिन योनह्यक उसकी बात नहीं मानता। वो बेसमेंट में पहुंचकर वहाँ का कैमरा सेट कर ही रहा होता है। इतने में एक मॉन्स्टर
मॉन्स्टर आकर उसको पकड़ लेता है और वो वहीं पर लटक गया था। ये सारा कुछ लोगों ने कैमरे पर देख लिया था। वहीं दूसरी तरफ हम इक्यूंग को देखते हैं, जिसको मिलिट्री वाले लोगों ने पकड़ लिया था। वो लोग पूछते हैं, तुम्हें अपने फियांसे के बारे में क्या क्या पता है, हमें सब कुछ बताओ। इक्यूंग कहती है, मुझे तो खुद भी नहीं पता, तुम लोग मुझे यहाँ पर पकड़ कर लेकर आए हो। अगर मैंने तुम्हें कुछ भी बताया तो तुम लोग मुझे मार दोगे, जैसे तुम लोगों ने मेरे फियांसे को मारा था। वो लोग कहते हैं, हमने तुम्हारे फियांसे को नहीं मारा, बल्कि उसने खुद ही अपने आप को मारा। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं कुछ लोग मिलकर उसके फियांसे को इंजेक्शन दे रहे थे, यानी कि उसके अंदर कोई वायरस इंजेक्ट किया जा रहा था। अब उसने ये सब अपनी मर्जी से किया या फिर नहीं, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। वो लोग कहते हैं, तुम हमारी हेल्प कर सकती हो, तुम्हें पता है इन्फेक्टेड लोग कहाँ पर हैं। इक्यूंग कहती है, मैं जानती हूँ कि स्पेशल इन्फेक्टेड लोग कहाँ पर हैं। इक्यूंग के साथ ग्रीन होम्स में यूनसू भी था, जिसको इन्फेक्ट हुए 15 दिनों के ऊपर हो चुके थे और अब तक वो मॉन्स्टर नहीं बना था, यानी कि उसके ऊपर रिसर्च करी जा सकती है। अब वो लोग इक्यूंग के साथ एक डील करते हैं। वो कहते हैं, अगर तुम यूनसू को हमारे पास लेकर आओगी तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। अगले सीन में हम सारे लोगों को देखते हैं जो बेसमेंट के अंदर यूनसू को बचाने के लिए आए थे। वो देखते हैं कि वहाँ पर मॉन्स्टर तो खड़े हैं, लेकिन वो बिल्कुल सीधे खड़े थे, यानी कि वो सो रहे थे। वो लोग बिना कुछ आवाज किए चुपचाप आगे बढ़ रहे थे ताकि वो यूनसू को आराम से वहाँ से निकाल सके। वहीं दूसरी तरफ दुसिक कैमरे में सब कुछ देख रहा था। तभी एक बहुत बड़ा सा स्पाइडर मॉन्स्टर एयर डक के रास्ते से नीचे आ जाता है। दुसिक भाग तो नहीं सकते थे, इसीलिए वो उस मॉन्स्टर को शूट करने लगते हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए फुल स्पीड में जाने लगते हैं, लेकिन इसी चक्कर में वो नीचे गिर गए थे। वहीं दूसरी तरफ बेसमेंट में सारे मॉन्स्टर उठ गए थे। जो मॉन्स्टर स्पीड में भागता था वो सबके ऊपर अटैक करने लगता है। वो योनह्योक को जोर से एक पंच मारता है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिर गया था। योनह्योक का चश्मा भी गिर गया था। उसके बाद भी उसे पता था कि उसे कहाँ शूट करना है। वो एग्जैक्टली उस मॉन्स्टर की आंखों पर शूट करता है। इस तरफ दुसिक जमीन पर गिर गया था और छोटी बच्ची उसे बचाने के लिए आती है। वो अपने ट्रैप को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक उस मॉन्स्टर ने उस छोटी बच्ची को पकड़ लिया था। और इसी सीन के साथ एपिसोड 6 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।